जी को आमंत्रित करता हूं कि विकास पटेल जी आकर अपने विचार रखें। माननीय विकास पटेल। धन्यवाद संचालक जी। बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 24वां राज्य स्तरीय अधिवेशन दिल्ली प्रदेश का आज चल रहा है। सबसे पहले तो बामसेफ और बामसेफ के तमाम साथियों को इस बात की बधाई देना चाहते हैं कि बहुजन समाज का कम से कम एक ही ऐसा संगठन है कि जो पिछले 40-45 साल से लगातार चल रहा है, और जैसा कि दिल्ली प्रदेश में भी 23 अधिवेशन हो चुके हैं और ये 24वां अधिवेशन हो रहा है। नहीं तो आमतौर पर बहुजन समाज के संगठनों में क्या देखा जाता है, वो बनते हैं, 2-4 साल चलते हैं, फिर आपस में लड़ाई करते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन बामसेफ एक ऐसा संगठन है जो कि लगातार 40-45 साल से लगातार समाज में काम कर रहा है और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव भी समाज के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो बामसेफ के साथियों की इस बात की बधाई देते हैं। साथियों, आज कई विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में कहा था। इस बात का एहसास तो बामसेफ को बनाने वाले लोगों को ही सबसे पहले, और इसलिए मान्यवर काशीराम साहब, डी के खापर्डे साहब और दीना भाना साहब ने मिलकर बामसेफ को बनाया कि बाबा साहब, जिन पढ़े लिखे लोगों ने आपको धोखा दिया, हम उसमें से नहीं, हम भी आपके आंदोलन के बदौलत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम ये तय करेंगे कि आपने जिस मकसद के लिए पढ़े लिखे वर्ग को पैदा किया, हम उस मकसद के लिए काम करने का काम करेंगे और उस मकसद के लिए दूसरे पढ़े लिखे वर्ग के लोग तैयार हों, तो इसके लिए बामसेफ संगठन बनाने का काम बामसेफ बनाने वाले लोगों ने किया। तो इस बात को हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। समाज में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, तमाम प्रकार के उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बामसेफ को 45 साल हुए और लगातार बामसेफ जागृति पैदा करने का काम देश में कर रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा असर देश में दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो दिखाई देगा, नहीं देखे तो नहीं दिखाई देगा। आमतौर पर हमारा जो बहुजन समाज है वो निराश समाज है, तो हमारे बहुजन समाज के लोग बार बार निराशा की ही बातें करते रहते हैं। निराशा की इतनी ज्यादा बातें करते हैं, अगर आप आरएसएस की बात करो तो उनको 90 साल लग गया सेंट्रल की गवर्नमेंट पर कब्जा करने में। अभी तो हमको 45 साल ही हुआ है, इतने में आरएसएस वालों की हालत खराब है। बोली बदलनी पड़ रही मोहन भागवत को। जो कहते थे मुसलमान विदेशी हैं, वो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है। ये बोली किसकी वजह से बदल रही है? अगर देश में कुछ हो नहीं रहा है तो बदल क्यों रही है? आज वामन मेश्राम साहब की सभाओं पर पाबंदी लगाई जा रही, क्यों लगाई जा रही? अगर कोई डर नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों हो रहा है? देश में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और उस परिवर्तन की जड़ में अगर कोई है जो निरंतर 45 साल से काम कर रहा है, तो बामसेफ संगठन है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग कहते रहते वो इकट्ठा नहीं हो रहे, वो इकट्ठा नहीं हो रहे, वो इकट्ठा नहीं रहे, ये कहते रहते। हमें दूसरी महत्वपूर्ण बात समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बहुजन मूवमेंट में अगर ऊर्जा पैदा करने का काम किसी ने किया, बहुजन मूवमेंट को अगर जीवंत करने का काम किसी ने किया, बहुजन मूवमेंट से लोगों की अपेक्षा जोड़ने का, लोगों को लगा कि अब कुछ होने वाला है, अगर ये पैदा करने का काम किसी ने किया, तो मान्यवर काशीराम साहब ने किया और करके दिखाया। और मान्यवर काशीराम का मूवमेंट जिस तरीके से उनके ना रहने के बाद में जिस तरीके से अस्त व्यस्त किया गया, उसके बाद बहुजन मूवमेंट में अगर ऊर्जा पैदा करने का काम किसी ने किया तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने किया। इस बात को भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका 2-4 जिले में संगठन हो जाता है,
जो 2-4 साल काम कर लेता है, 4-6-10 हजार लोग उसके फॉलोअर हो जाते हैं, वो या तो कांग्रेस से टिकट मांग लेता है या तो बीजेपी से टिकट मांग लेता है, विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है, मिनिस्टर हो जाता है। मगर वामन मेश्राम साहब भी कोई आदमी है, 18 साल की उम्र से काम कर रहे हैं और देश में बहुजन मूवमेंट के तौर पर अगर सबसे ज्यादा सुना जाने वाला, सबसे ज्यादा समर्थन वाला और देश में सबसे बड़ा संगठन बनाने वाला और देश में केवल शेड्यूल कास्ट में नहीं बल्कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त अगर कोई नेता है तो आज की तारीख में वो वामन मेश्राम साहब हैं। इस बात को भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम ये सारी बातें समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो हमें ये बात समझ में आएगी कि इस मूवमेंट को हमें मजबूत करने की जरूरत है। आलोचना करने की जरूरत नहीं है, मजबूत करने की जरूरत है। आलोचना तो लोग बाबा साहब के समय में भी किया करते थे, आलोचना लोग काशीराम साहब के समय में भी किया करते थे, आलोचना लोग आज वामन मेश्राम साहब की भी कर रहे हैं। आलोचना करने का समय नहीं है, मूवमेंट को मजबूत करने का समय है। जो लोग आलोचना में पड़े रहेंगे वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। कमियां ढूंढोगे तो हजारों कमियां निकालना ही है तो किसी में निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको विकल्प पूछा जाएगा कि वामन मेश्राम का, वामसेफ का विकल्प क्या है तो आप बता नहीं सकते कि विकल्प क्या है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आलोचना करना बंद कर दो। आज की जो कंडीशन है, आज की जो स्थिति है, आज की जो परिस्थिति, पूरा विपक्ष डरा हुआ है। बड़ी बड़ी पार्टियां डरी हुई हैं, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे वो लोग डरे हुए। बोल कौन रहा है देश में, लड़ कौन रहा है देश में? जब 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आया, देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया, भारत बंद हुआ, 13 पॉइंट रोस्टर वापस किया गया। जब NRC CA का मामला आया, वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर भारत बंद हुआ और तब से NRC CA का मुद्दा गायब है। क्योंकि जो मुद्दा RSS BJP ये फैला रही थी कि केवल मुसलमानों के विरोध में है, जब भारत बंद हुआ वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर, वो मुद्दा केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं रह गया बल्कि वो मुद्दा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबका मुद्दा हो गया। तो फिर RSS को लगा अब तो इस मुद्दे पर चर्चा करने से हमारा ही नुकसान होगा और उनकी पिच पर जाकर उनको आउट करने का काम वामसेफ ने कर दिया। तो हमें समझने की जरूरत है। अभी जाति जनगणना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारत बंद किया। अजान विवाद से लेकर, हिजाब विवाद से लेकर, काशी मथुरा विवाद से लेकर तमाम प्रकार के विवाद पैदा किए गए। इसके बावजूद भी जब उसकी चर्चा नहीं रुकी तो नूपुर शर्मा से बयान दिलवाना पड़ा मोहम्मद साहब के ऊपर। तो देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, मगर हमें समझने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है क्या हो रहा है। और देश में जो हो रहा है उसमें पर्दे के पीछे वामसेफ संगठन है। वामसेफ राजनीतिक संगठन नहीं है, वामसेफ आंदोलन करने वाला संगठन नहीं है, वामसेफ धार्मिक संगठन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वामसेफ की धमक, वामसेफ का प्रभाव आपको हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और तमाम राज्यों में धर्म परिवर्तन के विरोध में कानून लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? आपको लगता है मुसलमानों के विरोध में लाना पड़ा, गलत है। वामसेफ की जागृति की वजह से लोग जागृत हुए कि ये ब्राह्मण धर्म हमारी गुलामी का कारण है, तो लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि कौन सा धर्म हमारे लिए अच्छा है। और जब लोगों ने इसकी शुरुआत किया, कहा सामूहिक धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, तमाम प्रकार के कानून लाए गए। तो आज वामसेफ की धमक है। जिन मुद्दों को वामसेफ उठा रहा है वो मुद्दे सेंट्रल के इशू बन रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, हो सकता है दिल्ली में कुछ लोग बैठे हैं हमारे सामने, लेकिन ये कुछ लोग नहीं है, बहुत लोग हैं जो यहां नहीं आते मगर वो वामसेफ की विचारधारा से सहमत हैं
और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इस बात को हम लोगों को जानना और समझना पड़ेगा कि आज वामसेप की देश में भूमिका क्या है। वामसेप आंदोलन करने वाला संगठन नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों के आधार पर वामसेप जागृत कर रहा है उन मुद्दों पर देश में आंदोलन हो रहे हैं उन मुद्दों पर देश में आंदोलन। तो आज की तारीख में वामसेप की भूमिका बहुत बड़ी है, और अगर आरएसएस के खिलाफ अगर आज कोई बड़ी ताकत है देश में तो वामसेप है। इस बात को हम लोगों को स्वीकार करना पड़े। हम नाम कितने की भी ले लें, कोई एमपी होगा, एमएलए होगा, मिनिस्टर होगा, मगर अगर पूछो संगठन कितने जिलों में, कितने राज्यों में, नहीं है। देश भर में अगर संगठन है तो वामसेप का है, और वामसेप के साथ काम करने वाले जो सहयोगी संगठन हैं उन लोगों का संगठन देश में है। और हम ऐसे लोगों के साथ इकट्ठा होने की बात करते रहते हैं, जिनका मन आया तो बीजेपी में चले गए, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए, और फिर हम कहते नहीं इकट्ठा क्यों नहीं होते। अरे उनका मकसद इंडिविजुअल है, वामसेप का मकसद समाज का है। दोनों की पटरी कैसे बनेगी, दोनों की लाइन एक कैसे होगी। किसी का मकसद इंडिविजुअल है और किसी का मकसद समाज का है, दोनों का एक लाइन कैसे होगा। हमें बहुत सारी चीजें, अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आज तो देश में एक्सीडेंटल नेता भी हो जा रहे हैं। हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में आजकल क्या हो रहा है, जो पंचायत का चुनाव लड़ता है वो क्या करता है, पूरे इलाके में गांव गांव अपने लोगों को अलर्ट रखता है। किसी गांव में अगर कोई आदमी मर जाए तो मुर्दाबाद में घाट पर पहुंचता है, नेता पहले घाट पर पहुंचकर मुर्दे का इंतजार करता है। क्यों? उसको लगता है कि इमोशनल टाइम है, अगर इस समय घाट पर मैं मिलूंगा मुझे नेता मान लेगा। देश में भी ऐसी परिस्थिति है। लोगों को समझाने का, बताने का, जागृत करने का काम करने के बजाय घटना हो जाए, 200, 500, 1000 लोगों को लेकर पहुंच गए, हम नेता हो गए, मीडिया ने हाईलाइट कर दिया। हमें फर्क करना आना पड़ेगा। अगर हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, तो हमें फर्क करना आना पड़ेगा। इन चीजों में फर्क करना पड़ेगा। अगर हम फर्क नहीं कर सकते, हम क्यों बुद्धिजीवी हैं? फिर तो हमको मीडिया चला रही है। अगर हम ये फर्क नहीं कर सकते तो हम बुद्धिजीवी नहीं है, हमको मीडिया फिर चला रही है। चाहे वो सोशल मीडिया चलाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाए, चाहे वो प्रिंट मीडिया चलाए। कोई आदमी जोर जोर से एक जगह बैठकर सोशल मीडिया में बोलता हो। बनारस वाले 2-3 पंडित जी भी बोलते हैं भाजपा के खिलाफ में बहुत, तो हमारे कुछ लोग कहते नहीं वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो हमने कहा अरे भाई, आप लोग अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं तो थोड़ा आपको फर्क करना आना चाहिए। बढ़िया बोलना और मूवमेंट चलाना दोनों में बहुत अंतर है। बढ़िया बोलना, जो आदमी बढ़िया बोल रहा है वो हर आदमी मूवमेंट चला रहा है, ये जरूरी नहीं है। इस बात को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज देश में अगर कोई मूवमेंट चल रहा है तो वामसेप का मूवमेंट चल रहा है, और उसके बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देश में देखने को मिल रहे हैं, और आने वाले समय में और बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले। अभी आरएसएस मुख्यालय पर मोर्चा ले जाने का ऐलान हो गया है किसी में? तो आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं पिछड़े वर्ग का आदमी हूँ, ओबीसी समाज का आदमी हूँ, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसलिए अगर ओबीसी समाज के बारे में कुछ बात ना कहूँ तो फिर ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं जरूर कुछ बातें उस पर भी कहना चाहता हूँ। विषय बहुत सारे हैं, तो खराज साहब हैं, वो बहुत सारी बातें कहें। बहुजन मूवमेंट की जो आज तक जो स्थिति है, उस स्थिति का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि बहुजन मूवमेंट को ब्राह्मणों द्वारा संकुचित किया गया और सीमित किया गया। और ये संकुचित और सीमित करने का जो कार्यक्रम है, ये छत्रपति साहू महाराज के जाने के बाद से शुरू हो गया। ज्योतिबा फूले ने 1848 में जो लड़ाई शुरू किया था, छत्रपति साहू महाराज ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया, और बाबा साहब अम्बेडकर और साहू महाराज मिल करके जब इस लड़ाई को लड़ रहे थे तो 6 मई 1922 को छत्रपति साहू महाराज की हत्या कर दी गई। और छत्रपति साहू महाराज की हत्या होने की वजह से जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे वो लीडरलेस हो गए।
बैकवर्ड क्लास के लोग लीडरलेस हो गए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को शेड्यूल कास्ट के लीडर तक रोकने की तमाम कोशिशें ब्राह्मणों ने किया और काफी हद तक वो उसमें कामयाब हो गए। और इस कामयाबी की वजह से जो बैकवर्ड क्लास का समर्थन था वो गांधी, नेहरू और कांग्रेस को चला गया, क्योंकि बैकवर्ड क्लास के पास लीडरशिप नहीं थी। नहीं होने की वजह से वो जो समर्थन था वो गांधी, नेहरू, कांग्रेस के पास चला गया और गांधी, नेहरू, कांग्रेस के पास वो समर्थन जाने की वजह से गोलमेज सम्मेलन में भी ओबीसी का कोई मुद्दा नहीं उठा, क्योंकि ओबीसी की बात करने वाला कोई आदमी नहीं था। और गांधी जी बाबा साहब अंबेडकर को शेड्यूल कास्ट की बात भी नहीं करने देना चाहते थे। ये तो हजारों लेटर भारत से खून से लिखे हुए गए कि हमारे नेता गांधी जी नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं। तब बाबा साहब अंबेडकर को शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता मिली बोलने के लिए, और फिर उन्होंने बहुत सारे अधिकार लंदन से गांधी और अंग्रेजों से, दोनों से लड़ाई झगड़ा करके हासिल किया। और फिर भारत आकर गांधी जी ने अनशन किया और अनशन करके वो अधिकार छीन लिए। अगर साहू महाराज 10 साल तक और जीवित होते, क्योंकि ये छत्रपति साहू महाराज का स्मृति शताब्दी वर्ष चल रहा है, 6 मई 1922 को उनका परिनिर्वाण हुआ था और अभी ये 2022 चल रहा है, तो 100 साल पूरे हो गए। तो हमें समझना है अगर 10 साल और छत्रपति साहू महाराज जीवित होते तो 32 के गोलमेज सम्मेलन में छत्रपति साहू महाराज होते, तो गांधी और कांग्रेस के लोग ओबीसी को गुमराह करने में कामयाब नहीं होते, तो हमारी समस्याएं 32 में ही समाधान हो गई होती। क्योंकि जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग किया, तो साहू महाराज ने तो अपने समय में अंग्रेजों को लेटर लिखा था सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, तो गोलमेज सम्मेलन में भी मांग करते, तो फिर ये मामला गांधी जी के हाथ में नहीं जाता और हम लोगों को अधिकार मिल गए होते। लेकिन इसकी वजह से ओबीसी का नुकसान हुआ, और ओबीसी का नुकसान ही नहीं हुआ बल्कि बहुजन मूवमेंट का नुकसान हुआ। बाबा साहब अंबेडकर बड़ी मशक्कत के बाद संविधान सभा में गए, बहुत सारी बातें उन्होंने लिखा और लास्ट में उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके आर्टिकल 340 भी भारतीय संविधान में लिखने में और डालने में कामयाब हो गए। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों की क्या समस्या है? पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या है कि पिछड़े वर्ग को आर्टिकल 340 कहाँ पता है। वो तहसील से जाता है, सर्टिफिकेट ओबीसी का ले आता है, उसको लगा देता है, नौकरी ले लेता है, मगर आर्टिकल 340 तो पता नहीं है पिछड़े वर्ग के आदमी को। तो पिछड़े वर्ग के आदमी को पता नहीं है, इसलिए ब्राह्मण क्या कहते हैं पिछड़े वर्ग के लोग, अरे बाबा साहब अंबेडकर का तुम नाम ले रहे हो, तुम्हारे लिए क्या किया? जब वो संविधान में लिख ही रहे थे, ब्राह्मण क्या कहते हैं, जब लिख ही रहे थे तुम्हारे लिए भी लिख देते, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए लिखा, जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए लिखा, वैसे तुम्हारे लिए लिख देते। अब ब्राह्मणों को तो पता है कि इनको भड़काना है, अब बैकवर्ड क्लास के आदमी को जानकारी नहीं है, उसको भी लगता है संविधान निर्माता बाबा साहब को कहा जाता है, बाबा साहब लिख ही रहे थे तो हमारे लिए भी 4 लाइन लिख दिए होते तो हमको भी आरक्षण मिल गया होता उसी समय, मगर हमारे लिए नहीं लिखा। तो समझाना पड़ेगा। मैं देश भर में एक ही काम पर लगा हुआ हूं, इसी काम पर लगा हुआ हूं कि जिन गांधी और कांग्रेस के लोगों के ऊपर बैकवर्ड क्लास के लोगों ने भरोसा किया, वो गांधी और कांग्रेस के लोगों ने बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। गोलमेज सम्मेलन में बैकवर्ड क्लास का कोई मुद्दा नहीं उठा, संविधान सभा में बैकवर्ड क्लास के लोगों को गांधी और कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, और कांग्रेस का अनियंत्रित बहुमत होने की वजह से जो ओबीसी का मुद्दा उठना चाहिए था वो प्रभावी तरीके से नहीं उठ पाया। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोशिश करके आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखा, और जब नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। ये बात बैकवर्ड क्लास के लोगों को पता ही नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे में एक बड़ा कारण ये था कि नेहरू बार बार कहने के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बना रहे थे। ये बात भी पिछड़े वर्ग के लोगों को पता नहीं थे। आर्यल चंदापुरी पिछड़े वर्ग के बिहार के नेता थे, उनको ये बात पता चली तो बाबा साहब से मिलने के लिए गए और बाबा साहब अंबेडकर को कहा आप पटना आइए, हम आपका कार्यक्रम करना चाहते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर को पटना बुलाया
तो नेहरू को बड़ा डर लगा कि अगर बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट के लोग एक साथ आ गए फिर कांग्रेस का क्या होगा। इसलिए उस रैली पर पत्थर फेंकवाने का काम किया और उस कार्यक्रम को विफल करवाने का काम किया। वो फोटो अभी भी है जब पत्थरें चल रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर को छाता लेकर बचाने का काम चंदापुरी जी जो बैकवर्ड क्लास फेडरेशन चलाते थे वो कर रहे थे, और चंदापुरी जी के आंख में भी पत्थर लगा और खून भी निकला। तो ये इतना बड़ा, जब जब ओबीसी और एससी की इकट्ठा आने की बात हुई तो इस तरीके की बातें हुई। जब साहू महाराज और बाबा साहब मिलकर लड़ रहे थे तो साहू महाराज की हत्या हो गई। जब चंदापुरी बाबा साहब इकट्ठा आए तो यह रैली को विफल किया गया। बाबा साहब ने लखनऊ के अपने सम्मेलन में कहा, जब ओबीसी के लोग बाबा साहब को मिलने के लिए गए और बाबा साहब को कहा, बाबा साहब आप जैसा लीडर शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला इसलिए उनको उनका अधिकार मिला, मगर हम बैकवर्डों के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है और ऐसा कोई लीडर ना होने की वजह से हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा था कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ जाएंगे उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करेंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और बाबा साहब अम्बेडकर इसकी कोशिश कर रहे थे। तो ब्राह्मणों को ये बात समझ में आई, बाबा साहब अम्बेडकर कोशिश कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस के भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर ये इकट्ठा आ गए तो खतरा बढ़ जाएगा। तो 56 में बाबा साहब अम्बेडकर चले गए। तो ये सिलसिला लगातार टूटता रहा, मगर मेरा ये कहना है कि इसके बगैर मामला हल नहीं होगा। बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज ये सारा मिला के बहुजन होता है। एक जाति का आदमी बहुजन नहीं हो सकता, ये सारा मिलाकर बहुजन होता है और इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। इस बात को बामसेब के बनाने वालों लोगों ने समझा, इसलिए उन्होंने केवल शेड्यूल कास्ट का संगठन नहीं बनाया बल्कि उन्होंने बामसेब को लिखा द ऑल इंडिया बैकवर्ड और इन द ब्रैकेट लिखा एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। काशीराम साहब, दीना भाना साहब, डीके खापर्डे साहब इस बात को समझ रहे थे जो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, इसलिए उन्होंने बामसेब को बहुजन समाज का संगठन बनाया। तब उनकी भी आलोचना हुई और तमाम उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने उन लोगों को कहा एक जाति नहीं जुड़ रही है, ये बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। मगर उन्होंने इस काम को करने का काम किया जिसका आज बहुत बड़े पैमाने पर असर दिख रहा है। ये सिद्धांत मान्यवर काशीराम साहब ने बामसेब बनाने का दिया और यूपी में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, जो बात बाबा साहब कह रहे थे, जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, मुलायम सिंह और काशीराम साहब साथ आए, एससी और ओबीसी साथ आ गए। बीजेपी के लोगों ने प्लान बनाया कि इनके विधायक नए नए आए हैं, इनको परेशान किया जाए विधानसभा में। तो सपा और बसपा के विधायकों ने मिलकर इतना पिटाई किया कि केसरीनाथ त्रिपाठी को स्ट्रेचर पर उठाकर विधानसभा से बाहर लाना पड़ा। इतना बड़ा हो गया। बाबा साहब तो केवल जूते का फीता खोलने के लिए कह रहे थे, काशीराम साहब ने जब ये प्रयोग किया तो यहां तक मामला खड़ा हो गया। काशीराम साहब ने 85% का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन 85% को जोड़ने का जो विस्तृत प्लान था वो प्लान काशीराम साहब के पास में नहीं था और इसलिए काशीराम साहब ने अपने जीवन के अंत में कहा, मैंने बहुजन समाज पार्टी बनाई मगर बहुजन समाज नहीं बना पाया। मेरे जो अनुयायी हैं वो बहुजन समाज बनाने का काम करें। पार्टी बनाना आसान था, समाज बनाना कठिन काम है। तो ये 85% समाज बनेगा कैसे, ये बहुजन समाज बनेगा कैसे? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हुआ क्या है, बहुजन मूवमेंट को अलग अलग स्टेटों की एक एक जाति तक सीमित किया ब्राह्मणों ने। ये साजिश हुई, ये षड्यंत्र हुआ। अब इस षड्यंत्र को हमको विफल करना है, इस षड्यंत्र को फेल करना है। तो इस षड्यंत्र को फेल करने के लिए इसको ब्रॉड करना होगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को लाना होगा। इसलिए आज क्या है, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है।
देश भर में पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने का मूवमेंट के साथ काम कर रहा है। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, देश भर में मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहा है। आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, देश भर में बुद्धिस्टों को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे अलग अलग सामाजिक समूह के लोग जो 85% के अंतर्गत आते हैं, जो बहुजन समाज के अंतर्गत आते हैं, उनमें जागृति पैदा करने का, उनको संगठित करने का, उनके अंदर नेतृत्व पैदा करने का, ये सारा का सारा काम आज बामसेफ की विचारधारा के आधार पर देश भर में किया जा रहा है। ये है बहुजन मूवमेंट। हमें इसको समझने की जरूरत है। सोच समझ कर कोई काम किया जा रहा है। सोच समझ कर जो नींव तैयार की गई, उस नींव के ऊपर दीवार खड़ी हो रही है, और दीवार के ऊपर छत पड़ेगा तो एक दिन में थोड़े रहेगा, बहुत लंबा मामला तक चलेगा। तो इसलिए हमको पेशेंस के साथ, हमारे लोगों की क्या समस्या, पेशेंस ही नहीं है। आज बीज डाला और सुबह खेत में जाते उसको खोद के देखते हैं अंकुरित हुआ कि जमा कि नहीं जमा, नहीं जमा, नहीं जमेगा, निराश हो जाते हैं, उसको निकाल लेते हैं, तो जमेगा कैसे। तो हमारे लोगों को पेशेंस के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि देश में अगर आरएसएस का मुकाबला कोई कर सकता है तो बामसेफ ही कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अध्यक्ष बदलते, अध्यक्ष बनना मकसद है, अध्यक्ष बनना मकसद है, मूवमेंट चलाना मकसद है। बाबा साहब कब तक अध्यक्ष रहे, काशीराम साहब कब तक अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष बदलना मकसद नहीं है, मूवमेंट चलाना मकसद है। और मूवमेंट का जो सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा लड़ाकू व्यक्ति है, उसको ही लीडरशिप करने की जरूरत है। क्योंकि कुत्ते की लीडरशिप अगर शेर करे तो वो कुत्ते भी शेर की तरीके से लड़ते हैं, और शेरों की लीडरशिप अगर कुत्ता करे तो शेर भी कुत्ते की तरीके से लड़ते हैं। इसलिए अध्यक्ष की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है जिससे है उससे है, वहां लड़ाई लड़ना है। इतना बड़ा सोचने से नहीं होगा। हमारे लोग बात बहुजन की करते हैं, 85-90% की करते हैं, सोचते हैं इतना बड़ा, इतना बड़ा सोचने से होगा। अपनी मानसिकता को बड़ा बनाना पड़ेगा, बराड करना पड़ेगा। बराड जो करता है उसमें बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं। जितना आप छोटा सोचोगे उतना ज्यादा आप सेग्रीगेट होते जाओगे। जो जाति चेतना का विषय बनाया गया है ना, जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का बच्चड़ बनेगी, बन रही है, बन रही। क्योंकि हमारा आदमी संगठन बना था बहुजन के नाम पर, शोषित के नाम पर, तमाम नाम से। और मानसिकता कितनी गंदी है, अपनी ही बिरादरी का आदमी होना चाहिए। नाम रखा बहुजन, नाम रखा शोषित, और मानसिकता कितनी गंदी है, कितनी छोटी है, अपनी ही बिरादरी का आदमी होना चाहिए। फिर कैसे होगा सफल? ब्रॉड बेस करना होगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ा सोचोगे फिर सबको समाहित कर सकते हो। छोटा सोचकर सबको समाहित नहीं कर सकते, छोटा सोचकर दोषारोपण कर सकते हो। छोटा सोचकर सबको समाहित नहीं कर सकते, छोटा सोचकर दोषारोपण कर सकते हो। हमारे लोग दोषारोपण ही करते हैं, और नहीं हो सकता ये तो हमारे लोगों के जुबान पर ही रहता है। बाबा साहब को भी कहते थे नहीं हो सकता, काशीराम साहब को भी कहते थे नहीं हो सकता, आज मेसराम साहब को भी कहते नहीं हो सकता। जो हो गया, इतना सारा हो गया, वो देखते नहीं और कहते रहते हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये निकाल दो। किसी ने ये कहा है कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। असंभव शब्द जो है ये मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। किसी ने ये कहा है दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। पहले तो ये बात भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए। ये जाति चेतना आज बहुजन मूवमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। जाति चेतना, क्योंकि हमारे आदमी की सोच कैसे, जब हम किसी संगठन में आते हैं हम बहुजन सोच के साथ नहीं आते। हम पहले सोचते क्या, अगर हम बैकवर्ड हैं तो हम बैकवर्ड ढूंढते हैं, कोई शेड्यूल कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट ढूंढता है, कोई शेड्यूल ट्राइब है वो शेड्यूल ट्राइब ढूंढता है, कोई माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी ढूंढता है। अब उतना मिल गया, अब उतने से भी संतुष्टि नहीं होती है। फिर जो बैकवर्ड है वो बैकवर्ड में अपनी बिरादरी का ढूंढता है, जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल कास्ट में अपनी बिरादरी ढूंढता है, जो शेड्यूल ट्राइब है वो शेड्यूल ट्राइब में अपनी ट्राइब ढूंढता है, जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी में भी अपनी माइनॉरिटी ढूंढता है। और उतना मिल गया तो फिर उसके आगे जाति में उपजाति ढूंढता है। तो अगर ऐसा हम करेंगे और ऐसा हमारे लोग कर रहे हैं तो इससे हमारा फायदा नहीं होने वाला है,
ब्राह्मणों का फायदा होने वाला है और ब्राह्मण इसका फायदा ले रहे हैं। आप देख लो, उत्तर प्रदेश आपके यहां से लगा हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, फैजाबाद के पास का अम्बेडकर नगर जिले का। तो आप देख लो, बिरादरी का नेता बिरादरी में आता है और क्या कहता है, सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी बिरादरी ही पीछे रह गई। तो आदमी सोचता है सारी आगे चली गई। हर बिरादरी वाला जब मीटिंग करता है तो अपनी जाति के लोगों को समझाता है, नहीं सब जाति वाले आगे चले गए, अपनी पीछे रह गई। तो बिरादरी का आदमी सोचता है यार सब आगे चले गए, हम ही पीछे रह गए। तो नेताजी आए, आगे ले जाना चाहते हैं, नेताजी के पीछे हो जाओ। तो बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, सोनिया गांधी के पीछे, नरेंद्र मोदी के पीछे, मोहन भागवत के पीछे और बिरादरी नेताजी के पीछे। अभी 27-28 मिनिस्टर बनाया था 2022 चुनाव के पहले बीजेपी ने, जाति जाति के लोगों को प्रचार हुआ, 28 मिनिस्टर बना दिया। हमने कहा भाई पता करो, एक भी आर्डर दिल्ली में बैठकर निकाला क्या बैकवर्डों के फेवर में? तो हमारे कुछ लोगों ने बताया कि सर अभी तो ऑफिस ही अलॉट नहीं हुई है, तो आर्डर कहां से निकलेगा? तो हमने कहा तो इसका मतलब ये है उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया, भाजपा का प्रचार मंत्री बनाया कि दिल्ली मत बैठो, अपनी बिरादरी में जाओ और कहो देखो भाजपा वालों ने तुम्हारी बिरादरी को मिनिस्टर बनाया, गाड़ी दिया है, सिक्योरिटी दिया है, इसलिए सारा का सारा वोट बीजेपी को देना है। ये जातीय जागृति की वजह से हो रहा है। हमको अधिकार जाति के नाम पर मिलता है या जाति हमारे बाप दादा ने बनाई? अगर जाति हमारे बाप दादा ने बनाई होती तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि लात जूता खाने के लिए अपने को ही नीचे रख लेता? बनाने वाला कम से कम इतना अकलमंद तो होगा ना कि लात जूता नहीं खाएगा, दूसरे को मार सकता है, मगर खुद खाने के लिए अपने को नीचे तो नहीं रखेगा। लेकिन जाति व्यवस्था में हम सभी लोग जो बहुजन समाज में आते हैं, जाति व्यवस्था में तो हमें लात जूता खाने के लिए नीचे ही रखा गया है। जब हमें लात जूता खाने के लिए नीचे रखा गया है तो इससे यह बात प्रमाणित होती है कि जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई है, बल्कि हमारे दुश्मनों ने बनाई। और दुश्मनों ने बनाई तो दुश्मनों का मकसद होगा, दुश्मनों ने बनाई तो दुश्मनों का मकसद है। और जो दुश्मन है वो केवल एक जाति का दुश्मन नहीं है, शेड्यूल कास्ट का दुश्मन नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का दुश्मन नहीं है, ओबीसी माइनॉरिटी का दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा कॉमन एनिमी है। जो दुश्मन है जिसने जाति व्यवस्था बनाई वो हम सबका कॉमन एनिमी है। जब कॉमन एनिमी है तो अलग अलग क्यों लड़े? जब कॉमन एनिमी है, हम सबका शत्रु है, तो हम सबको मिलकर शत्रु के खिलाफ लड़ना चाहिए। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब हम सब का दुश्मन हो है, ज्योतिबा फुले ने बताया ओबीसी थे तुम्हारा दुश्मन हो, साहू महाराज ने बताया तुम्हारा दुश्मन हो है, बाबा साहब ने बताया तुम्हारा दुश्मन हो है, पेरियार ने बताया तुम्हारा दुश्मन हो है। जब हम सबका दुश्मन वो है तो हम सब अलग अलग लड़ेंगे तो सफलता मिलेगी। हम सब एकजुट होकर के लड़ेंगे तो सफलता मिलेगी। दूसरी बात बताकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं, शेड्यूल कास्ट के नाम पर मिले, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर मिले, ओबीसी के नाम पर मिले, अधिकार मिले हैं ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, मगर हमें नेता चाहिए बिरादरी के नाम पर। अधिकार मिले हैं ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, मगर हमें नेता कैसा चाहिए? बिरादरी के नाम पर। अधिकार ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पर और नेता ढूंढेंगे बिरादरी के नाम पर, सत्यानाश ही होगा। कभी हमारा उद्धार नहीं हो सकता, कभी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को जाति से ऊपर उठकर अपने को पहले तो एससी, एसटी, ओबीसी मान लो जिसके नाम पर अधिकार मिला है, फिर एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी इस देश के मूल निवासी हैं, इसलिए हम सब एक ही हैं। राजा वृषध्वज की हत्या के बाद में ये सारा जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, शूद्र अतिशूद्र हमारे लोगों को बनाया गया, थोपा गया। हमारे पुरखे एक ही थे। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हम एकजुट हो जाएंगे। एकजुट हो जाएंगे तो हमारी आबादी 85 से 90% है। हमारी आबादी 85 से 90% है तो हम इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे, और हुक्मरान बन जाएंगे तो जो हमारी खोई हुई गौरवशाली विरासत है उसको हम वापस ले लेंगे। भारत विश्वगुरु था, हमारे पुरखों ने बनाया। भारत सोने की चिड़िया था, हमारे पुरखों ने बनाया। अखंड भारत था, हमारे पुरखों ने बनाया। आज जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं वो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं,
वो बात इसलिए करते हैं कि हमारे कान को अच्छा लगे और हम उनके समर्थन में खड़े हो जाएं। तो ये जो तमाम बातें हैं ये हम ही कर सकते हैं। आप बताओ, आप नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार खरीदते हो, आप दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, बोलते हो खराब कर देगा, उसका थोड़ा ही। नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, मगर देश ही दूसरे को चलाने के लिए दे देते हो तो सत्यानाश ही होगा देश का। इसीलिए देश का सत्यानाश हुआ है। सारी चीजें बिक रही हैं और विश्व बैंक के सामने कटोरा लेके भारत खड़ा रहता है। ये इसीलिए हुआ है। इसलिए अगर अपने को बचाना है, अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, अपना देश बचाना है और भारत को जो खोई हुई गौरवशाली विरासत है जो हमारे पुरखों की थी, अगर उसको वापस लाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा और एकजुट होकर के अगर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें कामयाब होंगे। लड़ाई बहुत हद तक आगे बढ़ गई है, ज्यादा बची नहीं है। हमारे लोग आरएसएस करते, आरएसएस हमसे परेशान है। जो बामसेब की आइडियोलॉजी है, जो बामसेब की आइडियोलॉजी, उसकी कोई काट आरएसएस के पास नहीं है। वैचारिक रूप से कब का परास्त कर दिया और फिजिकली परास्त कर रहे हैं, मैदान में परास्त कर रहे हैं। कानपुर में क्या हुआ, भाग गए आरएसएस के लोग, आए नहीं मैदान में कार्यक्रम रोकने के लिए। फिजिकली भी परास्त कर रहे हैं, वैचारिक भी परास्त कर रहे हैं। बस हमको कितना करना है। आरएसएस की विचारधारा एक जहर है। वो जहर की फ्रेंचाइजी गांव मोहल्ले घर हर जगह खोल के रखा हुआ, जहर बेच रहा है, दवा लिख करके उसकी पुड़िया पर। अगर हम उसके बगल में दवा की भी फ्रेंचाइजी खोल दें, फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा की, तो एक जहर की पुड़िया मिलेगी, एक दवा की पुड़िया मिलेगी। तो लोग सोचेंगे यार बहुत दिन से जहर की पुड़िया ले रहे थे, आज दवा की देख लेते हैं क्या है इसमें। और अगर एक बार दवा की पुड़िया आजमा लिया, बोलेगा फायदा तो यही करेगा, तो फिर वही लेना शुरू कर देगा। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हताश निराश वो लोग हैं इसलिए कार्यक्रम रोक रहे हैं। हमें हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए ईवीएम का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो सफल होते, ईवीएम का प्रयोग नहीं करते, अगर उनके फेवर में लोग होते। लेकिन दुनिया का इतिहास है, दुनिया में कोई ईवीएम ऐसी नहीं बनी है जो समाज में बहुमत देती हो। विधानसभा और लोकसभा में ईवीएम बहुमत देती है, समाज में बहुमत देने वाला कोई ईवीएम नहीं बना है। अगर हम फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा समाज में स्थापित करते हैं तो समाज में हमारा बहुमत होगा। और अगर समाज में बहुमत होगा, 48 घंटे के अंदर ईवीएम का बंदोबस्त हो जाए। दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों को धरती पर पटकने का काम जन आंदोलनों ने किया है। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वो डरे हुए हैं, उनको पता है वो सत्ता में है, इसके बाद भी डर रहे हैं। उनके पास सारी पावर है, इसके बाद भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बामसेब की वास्तविक ताकत का अंदाजा है। हमारे लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। इसलिए हमें कितना करना है, आंदोलन का जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है उसको घर घर तक पहुंचाना है, संगठित करना है, संगठित ताकत निर्माण करना है। ये लड़ाई केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इस लड़ाई में आप लोग सहयोग करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मुद्रा। धन्यवाद चौधरी विकास पटेल जी। साथियों, समाज को आगे ले जाने के लिए साधन संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर समाज के अंदर साधन संसाधनों का निर्माण न किया जाए तो ये बात सटीक नहीं बैठती है और समाज वहाँ का वहीं रह जाता है, केवल वाणी विलासिता होती है। ऐसा न होकर बामसेब के लोग अपनी जिम्मेदारी को भी लेते हैं और समाज के अंदर साधन संसाधनों को पैदा भी करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, जानकारी देते हैं। इसी तरह समाज आगे बढ़ता है।
क्योंकि बामसेव की एक प्रतिष्ठा है समाज के अंदर, वो अपनी प्रतिष्ठा पर पूरी तरह खरा उतर रहा है और आगे भी उतरेगा, ऐसी जो है उम्मीद है संगठन से। और इस संगठन में अब आगे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए प्रोफेसर विलास खरात जी आए हुए हैं, तो इनके मान सम्मान में, संगठन के सम्मान में, समाज के सम्मान में, तो इनकी अध्यक्षता का कार्यक्रम होने से पहले दिल्ली प्रदेश की तरफ से वामसेव संगठन को निधि भेंट की जा रही है और ये निधि इस समय 2,05,000 रुपये इनको सुपुर्द की जाएगी। और इस निधि को सुपुर्द करने के लिए मंच पर विमल कांत जी, जिन जिन का नाम बोलता जाऊं आते जाएं आप, विमल कांत जी, रमाकांत जी, लैना सिंह जी, मोहम्मद आबिद जी, प्रोफेसर एस बरवाल, सूर्य नारायण मेहता जी, राजवीर जी और राजपाल बौद्ध जी, आप सभी लोग आकर आंदोलन निर्माण निधि को सुपुर्द करें। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं प्रोफेसर विलास खरात जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि डाइस पर आएँ और अपना विचार रखें। प्रोफेसर विलास खरात। वामसेव एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 24वां दिल्ली प्रदेश का राज्य स्तरीय अधिवेशन समापन हो रहा है और यहाँ पर अलग अलग वक्ताओं ने अपने बात रखी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, चौधरी विकास पटेल जी ने भी यहाँ पर बात रखी है। तो मैं ज़्यादा लंबी न बात करते हुए प्रिसाइडली कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक कुछ बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गांधी जी के द्वारा 24 सितंबर 1932 को धोखे से एक करार किया गया, उसको पुनः करार कहते हैं। और 17 अगस्त 1932 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो लंदन में लड़ाई लड़े, उसके तहत उन्हें कम्युनल अवार्ड से राइट मिला था 17 अगस्त 1932। और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के द्वारा पुनः करार करके दलालों की सिस्टम हमारे समाज पर थोप दी गई। कम्युनल राइट्स का मतलब था जो हिंदू नहीं है उन्हें वो राइट मिलेगा। जैसे सिखों को कम्युनल राइट्स था, मुसलमानों को था, एंग्लो इंडियंस को था। गांधी जी ने कहा मैं जान की बाजी लगाऊंगा मगर मैं इनको अधिकार नहीं दूंगा। तो गांधी जी के आश्रम में वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब उनके पास उनका पीए महादेव भाई देसाई बैठा हुआ था, डायरी में नोट कर रहा था। और वो जो बात की महादेव भाई देसाई ने वो डायरी में नोट करके रख दी। गांधी जी मर गए,
महादेव भाई देसाई मर गए, डायरी जिंदा थी, सबूत जिंदा था। बाबा साहब अंबेडकर एक मूवमेंट चला रहे हैं और गांधी जी अलग मूवमेंट चला रहे हैं। इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए एक अमेरिका की रिसर्च स्कॉलर एलनार जेलियट इंडिया में आई और उसके हाथ में वो डायरी पड़ गई। क्या लिखा था उसकी डायरी में? पहली बार ऐसी बात सामने आ गई जिसमें गांधी जी ने यह कहा कि मैं ये कम्युनल राइट्स का विरोध क्यों करता हूं, मुझे दिखाई दे रहा है भविष्य क्या होगा। अगर ये राइट अंबेडकर को मिल गए तो मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है क्या होगा। ये मुसलमान और अछूत गुंडे एक साथ आएंगे। गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, मगर शब्दों का कौन सा चयन करना है गांधी जी को भली बाती याद है। गुंडे शब्द के लिए गांधी जी ने अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया होली गैंग्स। मुसलमान और अछूत गुंडे एक साथ आएंगे और वो सवर्ण ब्राह्मणों की मिलकर पिटाई करेंगे। इसलिए मुझे कम्युनल राइट्स का विरोध करना था, वो किया। यानी गांधी जी को दिखाई दे रहा था कि भविष्य अंबेडकर का है, भविष्य मूल्यवासी बहुजन समाज का है। तो 1932 से लेकर 1952 20 साल गुजर गए और 17 अगस्त के ही दिन बाबा साहब अंबेडकर ने जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था का निर्माण किया, उसके हॉल में सिलेक्टेड कार्यकर्ताओं को बुलाया और अपने पिछले 32 साल में क्या अचीवमेंट किया इसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल में मैंने क्या हासिल किया। तो उन्होंने कहा हमारे समाज में राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन नहीं था। एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं होना यह हमारे लिए समस्या थी और उसमें भी स्वाभिमानी संगठन होना चाहिए, आत्मनिर्भर संगठन होना चाहिए। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ता को उदाहरण देते हुए कहा भुसावल, महाराष्ट्र में जाते हो तो भुसावल एक एरिया आता है। उन्होंने कहा मैं वहां कार्यक्रम के लिए गया था तो मैंने मेरी आंखों से देखा कि हमारे जाति के लोग, अछूत लोग, वो लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग उनकी राह देख रहे थे कि वो खाना खाने के बाद बचा हुआ फेंक देंगे और इसको इकट्ठा करके खाएंगे। ये मैंने मेरी आंखों से देखा। आज 20 साल में क्या है, तो आज हमारा फेडरेशन का राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और ये हमने करके दिखाया। यानी 52 में बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि आज हमारा राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। जैसे आज कांग्रेस बीजेपी यही संगठन हमारे लोगों को मालूम है, बाबा साहब अंबेडकर का ही संगठन अपोजिशन पार्टी था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही अपोजिशन पार्टी था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उपदेश में कहा केवल मेरे नाम का जय जयकार करने की बजाय मेरा अधूरा रहा कार्य को पूरा करो और इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाओ। 52 का मैनिफेस्टो उपलब्ध है। समग्र साहित्य में बाबा साहब अंबेडकर का 52 का जो मैनिफेस्टो उपलब्ध है, उसमें कहा कि हम लोगों ने लगातार एससी एसटी के अंदर संगठित शक्ति का निर्माण किया, इसलिए आज हम अपने पैर पर खड़े हैं। मगर जब तक हम ओबीसी के लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, संविधान में वोट का अधिकार सबको दिया, मगर ब्राह्मण लोग इनके भोलेपन का, अज्ञानता का फायदा उठाएंगे और जिनकी भलाई के लिए हमने संविधान में अधिकार दिया, वो लोग ब्राह्मणवाद के शिकार बनकर इस देश में संविधान के खिलाफ कार्य करने में मदद करेंगे। मेरी तो चाहत है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को विड्रॉ किया जाए और बैकवर्ड कास्ट फेडरेशन बनाया जाए। अगर वो राजी है तो करे, अगर नहीं राजी है तो हम फ्रेंडली इकट्ठा आकर लड़े।
बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी बाबा साहब अंबेडकर के संगठन को 57 के चुनाव को ध्यान में रखकर तोड़ा गया। ये जो स्टेटमेंट आया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उत्तर प्रदेश का उनका जो फेडरेशन का अध्यक्ष था, बाबा साहब 18 तारीख को आगरा में पहुंचे तो 18 तारीख का अखबार में खबर छपकर आई कि वो जो उत्तर प्रदेश का फेडरेशन का अध्यक्ष था वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। और अखबार में खबर आई कि अंबेडकर के मैं खिलाफ इसलिए गया क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर तानाशाह है। आरोप लगाया, जिसको प्रेसिडेंट बनाया वो बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर आरोप लगाकर गया। तो संदर्भ के साथ बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पीपल उसका नाम था। उत्तर प्रदेश में पीपल नाम के लोग हैं। वो गया, 16 लोग थे, वो लंदन में पढ़ाई के लिए भेजे, एक भी काम के लिए नहीं आया। संदर्भ के साथ कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, अरे हमको बुला भी रहे हो और हम पढ़े लिखे भी हैं। समाज में प्रतिक्रिया आती है, अरे हमको बुला भी रहे हो और कार्यक्रम का सब्जेक्ट भी बना रहे हो, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हमको बुरा लग रहा है। आंदोलन की समीक्षा करने के लिए सब्जेक्ट रखा। इतिहास जानना है, समझना है, संदर्भों के साथ समझना है। बीपी मौर्य उत्तर प्रदेश में एक नेता थे, बीपी मौर्य, वो कांग्रेस में चले गए। लोगों ने उनको पूछा, भाई क्यों गए कांग्रेस में? तो उन्होंने जवाब दिया, हम कांग्रेस वालों को अंबेडकरवाद समझाने के लिए अंदर गए थे अंबेडकरवाद समझाने के लिए। बाद में कांग्रेसवादी बन गए, हरिजनवादी बन गए। महाराष्ट्र में कांशीराम जी खापर्डे मिलने गए दादा साहब गायकवाड़ को नासिक में, ये कहने के लिए कि भाई आपने फेडरेशन उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में आपने इनकी राय मशवरा लिए बगैर कांग्रेस के साथ समझौता करने का फैसला लिया। और समझौता भी कितना किया? 2 MLC, 1 राज्यसभा की सीट और 5 लाख रुपए में तुम बाबा साहब की मूवमेंट को बेच रहे हो। तुम तो लेफ्टिनेंट हो, हमारी बात, हम तो एम्प्लॉय लोग हैं, मगर तुम तो हमारे राजनीतिक नेता हो, तुमको उनके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो कांशीराम जी को दादा साहब गायकवाड़ ने कहा, काशी ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अंबेडकरवाद बोलने के लिए अच्छा है, इससे MP MLA नहीं बनते। ये जो तुम बोल रहे हो इतना इतना हो सकता है, ये हो शकत नहीं, यानी मराठी में कहा ये हो नहीं सकता। तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ का सिद्धांत क्या है? तोड़फोड़ कौन करता है? तोड़फोड़ दुश्मन करता है, जो बाबा साहब अंबेडकर के समय हुआ। एक को फेडरेशन का सेक्रेटरी बना है PN राजभोज, और साउथ इंडिया में एक नेता है फेडरेशन का एक समय का अध्यक्ष, जिसका नाम है एन शिवराज। ये 1955 में ओपनली कांग्रेस के साथ गए। एन शिवराज ने अपोज किया कि हम शेड्यूल कास्ट के ही संगठन बनाएंगे, हमें OBC का क्या लेना देना है। टाइम्स ऑफ इंडिया में बाबा साहब की जन्म तारीख है 14 अप्रैल, 15 तारीख को उसकी खबर आई कि एन शिवराज ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और अंबेडकर को तानाशाह कहते हुए उसने ये आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के तक आरोप लगाए। बाबा साहब अंबेडकर ने उसको 1955 में सिद्धांत के आधार पर निकाल दिया। एन शिवराज, PN राजभोज जो सेक्रेटरी था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, बाबा साहब कुछ 10-12 हजार वोटों से हार गए और फर्स्ट MP चुनकर आया सोलापुर लोकसभा से, जिसका नाम था PN राजभोज। ये यहां आता था दिल्ली में, बाबा साहब उसको लिख के देते थे, तू क्वेश्चन आवर में नेहरू के ये सवाल पूछ। ये उस दिन गायब होता था, जानकारी लिया, बैंकॉक गया, श्रीलंका गया, तिब्बत गया, और वो बाबा साहब बोलते मेरे पास पार्टी को चलाने के लिए
चंदा नहीं है, तुम फॉरेन टूर कहां से कर रहे हो, तो सवाल नहीं पूछे, इसलिए नेहरू उसको फॉरेन में भगाता था। गद्दार कह के निकाल दिया 1955 में। तो बाबा साहब अंबेडकर का ये स्टेटमेंट ब्लेम लगाने के लिए नहीं है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इससे आज हमको वर्तमान में सबक लेना है। आज जो परिस्थिति विकट बनती जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है। इसके लिए जिसकी पढ़ाई जीरो है वो व्यक्ति जिम्मेदार है। इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है? तो समाज को जागरूक करने का कार्य बुद्धिजीवी वर्ग कर सकता है। कांशीराम जी कहा करते थे, केवल एक किताब से हमने मामसे बनाया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि समाज का सत्यानाश अगर किसी ने किया है वो ब्राह्मणों ने किया है, क्योंकि उनके पास बुद्धि थी, मगर बुद्धि का उपयोग जन कल्याण के लिए नहीं किया। और भविष्य में भी शोषित समाज का अगर कल्याण करना है तो शोषित समाज में का बुद्धिजीवी वर्ग को संदेश देते हुए कहा कि कोई नेता आपके साथ धोखा कर सकता है, कोई नेता आपके साथ धोखा कर सकता है, मगर समाज का बुद्धिजीवी वर्ग संकटकालीन परिस्थिति से रास्ता बनाएगा और समाज को उस संकट के बाहर निकालेगा। ये काम आज बामसेब के लोग कर रहे हैं। हताश नहीं है हम लोग, निराश नहीं है। ये लड़ाई को लड़ाई की तरह से लड़ना होगा। आज जो परिस्थिति बन गई है, 91 से प्राइवेटाइजेशन करके 32 साल गुजर गए। आप महानगरों में रहते हो, दिल्ली महानगर है, मुंबई महानगर है। हमारी मूवमेंट थी यहां दिल्ली में, बाबा साहब अंबेडकर के समय में हमारी ही मूवमेंट थी दिल्ली में। प्राइवेटाइजेशन ऑल इंडिया में चल रहा है। दिल्ली उपनगर में जो लोग आज रिटायर्ड है, उनके बाल बच्चों की क्या स्थिति है, जो या सेटल हो गए। आज परिस्थिति यह है कि सभी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर को खत्म कर दिया गया है। कोई एक सेक्टर बचा है तो बताओ। हमारे लोगों की मूवमेंट की बातें रिजर्वेशन से शुरू होती है और रिजर्वेशन से खत्म होती है। हमारे समाज में जो गतिविधियां होती है इसी विषय पर चलती है। क्या हमारे मूवमेंट का मकसद रिजर्वेशन ही हासिल करना था या ब्राह्मणों से आजाद होना था, शासन करती जमात बनना था? हमारा क्या रोटी खाना ही मकसद था? आज हमारे लोग इस बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे। रिजल्ट क्या आया? आज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर को बेच दिया गया है। नाल्को बेच दिया, टेल्को बेच दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, भेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। भारत सरकार का ज्यादा रिसोर्स आता है उससे, जिसको लेकर सेपरेट बजट होता था, रेल विभाग, उसको बेच दिया। तो ये प्राइवेटाइजेशन हो गया। लड़ाई लड़ी अनपढ़ गवार लोगों ने, महापुरुषों के साथ ईमानदारी से डटकर खड़े रहे और 108 साल के लगातार आंदोलन का रिजल्ट आया। हमारे समाज में झुग्गी झोपड़ियों में डॉक्टर, वकील, कलेक्टर, प्रोफेसर बन गया। जो जिसको रिजर्वेशन मिलना था वो कागज पर था, मगर पढ़ा तो उसको अधिकार मिला। यह अधिकार एक लड़ाई का रिजल्ट है। मगर आज हमारी सामने ये परिस्थिति बन गई है कि नेक्स्ट जनरेशन को क्या मिलेगा। आज वर्तमान में बाबा साहब अंबेडकर का ये स्टेटमेंट से हमें कोई मैसेज लेना है तो वर्तमान में बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे तो उनके समय के समाज तक ही है क्या? आज क्या है वर्तमान में? दिल्ली महानगर है, बड़ा है। आज बड़े पैमाने पर महानगरों के लोगों की भयंकर शोषण प्रक्रिया में वो धकेले गए। गांव के लोग आज भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जिसको अधिकार नहीं मिला है वो लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
मगर जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इस बारे में ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। उसके अंदर एक अकल आ गई है, भाई मुझे बामसेब के कार्यक्रम को जाना है तो मुझे डोनेशन भी देना है, मुझे वो बात भी सुननी है। वो बात सुनकर फिर मेरी नींद टूट जाती है और फिर मैं समाज में जाऊंगा तो समाज बोलेगा तुमको ही हम समझाने की जिम्मेदारी लगाना चाहते हैं। तो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग समझाने से भागना चाहता है। साथियों, वर्तमान में हमारे लोगों को पूर्णतः अधिकार वंचित कर दिया गया है और भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा पढ़े लिखे वर्गों को जल्दी आना चाहिए। भविष्य क्या है, 10 साल बाद क्या है। लॉकडाउन में वो लोग एक पीडीएफ, नया संविधान पीडीएफ वायरल कर रहे थे लॉकडाउन में, तो लोगों ने देखा 2-2 हजार किलोमीटर लोग पैदल चले, तो लोगों को यकीन हो गया कि लॉकडाउन में शायद इस देश का संविधान ही खत्म करना चाहते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों ने उस जो वायरल किया, आरएसएस बीजेपी के लोगों ने जो संविधान को वायरल किया उसी को लोगों ने वायरल किया। तो भैया जोशी जो आरएसएस का चीफ है उसको मीडिया के सामने आकर कहना लगा कि नहीं ये आरएसएस के नाम पर कोई वायरल कर रहा है, हमारी नियत संविधान के साथ वफादारी की है, हम भला दूसरा संविधान क्यों बनाएंगे। 12 अगस्त 2022 साल आया, अभी का टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आ गई कि हिंदू राष्ट्र का नया संविधान तैयार है, देश की दिल्ली राजधानी की बजाय काशी राजधानी बनेगी और मुसलमान और क्रिश्चियनों को वोट का भी अधिकार नहीं होगा। और इस देश का जो ब्यूरोक्रेट्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये खत्म कर दी जाएगी और डिक्टेटर रहेगा, राष्ट्राध्यक्ष रहेगा और जो संसद रहेगी उसका नाम धर्म संसद नाम रहेगा और देश का कानून और व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलेगी। अभी खबर आई, यानी जो बातें वो डिनाई कर रहे थे अखबार में खबर आई। बाबा साहब अंबेडकर ऑपोजिशन में थे तो बाबा साहब को पता चला बजट आया तो बजट में से ढेर सारा पैसा नंगा होने के लिए कुंभ मेला के नाम पर खर्च किया। तो बाबा साहब ने बड़ी सभा में कहा, नेता हो तो ऐसा हो, सत्ता नहीं है मगर समाज को संविधान क्या है वो बता रहा है। बाबा साहब ने बड़े शेर की तरह गरजते हुए कहा, मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो नेहरू को सूली पर चढ़ा के मार डालता। इसके लिए संविधान बनाया, पंडों को पैसा देने के लिए संविधान बनाया। आज कोई है जो ये कह रहा है कि तुम जो बातें लिख रहे हो, देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री संविधान के साथ वफादार है। जो अखबारों में खबर आई, क्या राष्ट्रपति ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया? क्या प्रधानमंत्री ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया? जो प्रधानमंत्री ब्राह्मणों के सामने घुटने टेक कर राष्ट्र के प्रतीक का अपमान कर रहा हो और नई संसद बनाने के लिए राष्ट्र के प्रतीकों को विकृत कर रहा हो, उनसे अपेक्षा की जा सकती है? साथियों, कर्मचारियों का संगठन है मगर इस देश में आप सबको, सभी मूल निवासी बहुजनों को सड़क पर उतरने की तैयारी करनी होगी। नौकरी नहीं होगी तो कहां कर्मचारियों का संगठन है? संगठन बनाने के लिए संगठन नहीं बनाया, आंदोलन के लिए संगठन बनाया। आज वामसेब के द्वारा 86 ऑफशूट विंग जन आंदोलन की तैयारी कर रही है। तो अलग अलग राज्यों में देखो, अलग अलग राज्यों में सरकारें बदली जा रही है, चाहे जायज तरीके से हो या नाजायज तरीके से हो। महाराष्ट्र का एक पूर्व आईजी है जिसका नाम है मुशर्रफ साहब, उन्होंने किताब लिखी है 26/11 के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है और उनका दावा है कि 26/11 को जो आतंकवादी हमला हुआ और रेल पर पटरी पर कई सारे आम लोगों को AK-47 से मार दिया गया और ताज होटल में जो घुसे थे आतंकवादी, और उसी समय महाराष्ट्र का ATS प्रमुख था करकरे और उनके साथी थे कामटे और कालसकर, इन तीनों की हत्याएं कोई संजोग से नहीं हुई और इनको कोई टेररिस्ट लोगों ने नहीं मारा,
तो पूर्व आईजी का यह दावा है कि मिलिट्री के अंदर जो आईबी सेक्शन है, वो आईबी के ब्राह्मण्स लोगों ने वो पुलिस अधिकारियों की हत्याएं की, जिनके पास आरएसएस के पुख्ता सबूत थे कि भारत में एक ही जगह पर आरएसएस के लोगों ने बम ब्लास्ट किए। इसके सबूत थे। अब उस केस पर दफन करना चाहते थे। अगर वो केस होती तो आरएसएस को 2009 में ही 2012 में ही बैन हो जाता, मगर कांग्रेस के लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। मगर उस आईजी का दावा है आरएसएस आतंकवादी संगठन है, इसको पर्दा डाला जाए, इसके लिए जो अधिकारी जांच कर रहे थे उनकी हत्या आईबी के लोगों ने की। अब जो लोग अंदर रहकर हत्या कर सकते हैं, अधिकारी लोग अंदर रहकर हत्या कर सकते हैं, तो बामसेब जैसी संगठन को तोड़ने के लिए वो लोग सक्रिय क्यों नहीं होंगे? बामसेब संगठन को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति का वीक पॉइंट ढूंढा है, सिंगल, जिसका नाम वीएल मातंग है। उन्नाव में जाकर स्टेटमेंट दिया, अनवांटेड, इलीगल। जब कोर्ट केस शुरू हुआ, वहां से यूपी से मैदान छोड़कर वह आदमी भाग गया और घर पकड़कर छुट्टी का बहाना लेकर संगठन तोड़फोड़ का काम शुरू किया और साथ में कुछ लोगों को गुमराह करके काम किया। इसमें दिल्ली प्रदेश में भी एक व्यक्ति है, डॉक्टर राजेश, हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। हमारा ये दिल्ली का संगठन सेंट्रल का यूनिट है, उन्होंने उसको मैनेज किया और तोड़फोड़ करने की गतिविधि किया। और आईबी के द्वारा 14 स्टेट के हमारे अलग अलग स्टेट प्रेसिडेंट को फोन आए आईबी विभाग के कि अरे भाई सुनने में आया आपका संगठन तोड़ दिया गया है। तो आईबी के लोगों का इंटरेस्ट क्या है? हम लोग सेंटर के पदाधिकारी लोग डेली हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्तालाप होता है, डायलॉग होता है, मेरा भी उनसे डायलॉग हुआ। और एक दिन अचानक खबर आई कि वही कुमार काले और मातंग ने मेरा और माननीय मेश्राम साहब का 1-1.5 मिनट का जो डायलॉग है उसका ऑडियो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिया। अब हमारी निजी जानकारी जो व्यक्ति संगठन छोड़ के चला गया उसके पास कहां से आ गई? ये तो बहुत बड़ा संगीन मामला है। हमने एफआईआर तक किया और उसकी कानूनन प्रक्रिया कर रहे, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रहे हैं। इतना बड़ा संगठन, अभी तक इतना बड़ा एससी एसटी ओबीसी का संगठन, बामसेब के अलावा कोई बड़ा संगठन नहीं है। निगरानी है हमारे ऊपर। मोहन भागवत ने खुद एग्री किया है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, 2016 में एग्री किया। उसको पूछा क्यों, तो उसने कहा बामसेब संगठन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अवरोध है, इसमें मेंबर भी नहीं हो सकता है ब्राह्मण। तो उसने कहा अभी उनके ऊपर निगरानी रखो। 2016 में हिंदुत्व नामक किताब में भागवत ने जवाब दिया, इनके ऊपर निगरानी रखो। जो लोग समझौता कर लिए वो लोग तोड़फोड़ की काम में लगे हुए। और ये हमारा सेंट्रल यूनिट है दिल्ली प्रदेश। इसलिए साथियों, जो लोग हमारी बातों पर, हमारी फंडामेंटल राइट है, निजता का अधिकार हनन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ेंगे, मैदान में भी लड़ रहे। यहां दिल्ली प्रदेश से लगा हुआ प्रदेश हरियाणा है, वहां हमारी डीएनए कॉन्फ्रेंस है। डीएनए कॉन्फ्रेंस क्या है? डीएनए ना वामन मेश्राम का पक्ष लेगा ना भागवत का पक्ष लेगा, जो सच्चाई है उसका पक्ष लेगा। वन साइड प्रचार किया कि राखी गढ़ी में ब्राह्मण का डीएनए मिला, ब्राह्मण का डीएनए मिला। वहां उस रिपोर्ट में ऐसा है ही नहीं। जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी बोली को लगाम लगाने के लिए एसपी और कलेक्टर ने हॉल वालों को धमकियां दिया, और धमकियां ही नहीं दिया तो वहां से जो जानकारी मिली, वहां बीजेपी के अध्यक्ष ने मेमोरेंडम दिया पहले, और हथियार लेकर परशुराम का नारा लगाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जान
कदम रखते ही हम हत्या करेंगे, इस लेवल तक वीडियोस रिलीज किए। साथियों, एक तरफ वो तोड़फोड़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो नेतृत्व को बदनाम कर रहे हैं और लोगों का समर्थन नेतृत्व के साथ है। वो तोड़फोड़ करके वो विफल हो गए, वो 2-4 लोग सिंगल आउट हो गए। जन समर्थन वामन मेश्राम जी के साथ है, तो डीएनए कॉन्फ्रेंस का विरोध किया। फिर दिल्ली में हमने अंबेडकर हॉल में जाहिर किया कि हम जल्द ही आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेके जाएंगे। वो हमारी बोली को रोकने का अधिकार नहीं है उनको, मगर ये हरियाणा में संविधान लागू नहीं है, ऐसा आप संदेश दे रहे हो। कल फिर दिल्ली में हमको सभा लेनी है तो ऐसा ही वो कर सकते हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कर सकते हैं। अभी इन लोगों ने कानपुर में अधिवेशन आयोजित किया, बामसेब का 37वां बामसेब का राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश कानपुर। वहां पर ब्राह्मण ने कहा और संगठन भी ब्राह्मण का, यानी उन्हीं की नाजायज औलादे आगे आ रही है। सरकार प्रशासन उनका समर्थन कर रहा है। मैं हूं ब्राह्मण महासभा संगठन का नाम, सत्ता उनकी, उन्होंने विरोध किया और प्रशासन ने झूठे एफआईआर दिखाए, झूठी कंप्लेंट दिखाई, ब्राह्मण की कंप्लेंट दिखाई। जब उसको पूछा गया, वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय स्तर के हमारे अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ एक तो भी कंप्लेंट दिखाओ, एक तो भी एफआईआर दिखाओ। तो उन्होंने जवाब दिया एक भी नहीं, छानबीन किया एक भी नहीं। मगर कब? कार्यक्रम होने के बाद। साथियों, जो ब्राह्मण लोग हिंदू का सहारा लेके बैकवर्ड कास्ट के लोगों का इस्तेमाल करके लड़ाई को दबा रहे थे, आज ब्राह्मण को ब्राह्मण के नाम पर सड़क पर उतारना पड़ रहा है और ब्राह्मण जाटों को समर्थन मांग रहा है, ब्राह्मण कुर्मियों को समर्थन मांग रहा है, कुर्मी ब्राह्मण को समर्थन नहीं दे रहा है, जाट ब्राह्मण को समर्थन नहीं दे रहा है, ओबीसी ब्राह्मण को समर्थन नहीं दे रहा है। ये है बामसेब का रिजल्ट। लोग पूछ रहे हैं ना, क्या है बामसेब ने क्या किया? ये है रिजल्ट। जो हजारों सालों से छिपकर बैठा हुआ था, उसको बाहर घसीटा। विदेशी है ब्राह्मण। अगर इस देश का स्वदेशी होता तो इस देश की कंपनियों को क्यों बेचता? अगर वो इसी देश का होता तो इस देश के लोगों के नौकरियों के अधिकार क्यों छीनता? तो इस देश में एक जंग होने वाली है और एक बड़ी जंग है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसका अंत तो होना चाहिए। इसलिए साथियों, हम लोगों ने तय किया कि अभी बहुत हो गया, दुश्मन बहुत सारे षड्यंत्र कर रहा है, तो इसका जवाब मैदान में भी देना पड़ेगा। हरियाणा में रोका, कानपुर में रोका, तो अब हम लोग 15 अक्टूबर को मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 10 लाख लोगों का मोर्चा आरएसएस के मुख्यालय पर लेकर जा रहे हैं। गुपचुप तरीके से तैयारी नहीं कर रहे, ओपनली कर रहे। ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, वहां से लाइव दिखाया, 2 दिन में 15 करोड़ लोगों तक मैसेज गया। तो दिल्ली प्रदेश के लोगों को भी इसकी तैयारी में लग जाना है, इसलिए बता रहे हैं। मगर 6 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी के दूसरे दिन वहां एक विशाल महासभा होने वाली है, उसकी भी तैयारी करनी। इसलिए साथियों, आप लोगों को जो बाबा साहब अंबेडकर ने बड़े दुख से कहा कि इस आंदोलन को पीछे मत जाने देना, अब यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन गया है। बाबा साहब अंबेडकर को जिन बातों की तकलीफ थी कि कोई लायक अगर नहीं आया तो इस आंदोलन को बेच देगा, तोड़ देगा, मगर आज माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में यह आंदोलन जन आंदोलन का करवट में ले रहा है और यह आंदोलन राष्ट्रीय संगठन के रूप में तब्दील हो गया। नीट का प्रॉब्लम वामन मेश्राम जी ने हस्तक्षेप किया, आंदोलन की घोषणा करते ही सरकार को नीट का मुद्दा वापस लेना पड़ा। एट्रोसिटीज का मुद्दा है, 13 लोगों की जान गई,
वामन मेश्राम साहब को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, भारत बंद करना पड़ा। जो खारिज किया हुआ अधिकार है उसको लागू करना पड़ा। 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा है, कौन लड़ रहा है? किस पार्टी ने, किस एमपी एमएलए ने असेंबली और पार्लियामेंट में आवाज उठाई है? बताओ। 13 पॉइंट के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी, वापस लेना पड़ा। सीए एनआरसी के जैसे घातक संविधान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए हम लोगों ने पहल किया। यह देश हमारा है, इस देश को बंटने नहीं देना है, विभाजित नहीं होने देना है। अल्लाह के नबी पर उन्होंने भद्दी बयानबाजी की, उसको देश को तोड़ने की साजिश थी। अब हैदराबाद में भी ऐसे मामले खड़े किए जा रहे हैं। साथियों, बामसेब ने पहल किया। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और संगठन के बगैर आप राष्ट्रव्यापी लड़ाई नहीं लड़ सकते। बाबा साहब को रोने का दर्द वही था, इतना तो मैंने खड़ा किया, मेरे जाने के बाद कोई लायक रहा तो ये बचेगा। बामसेब के लोग जो ऑल इंडिया में काम कर रहे हो, आने वाले समय में वही है असली स्वतंत्रता सेनानी, इस देश को बचा रहे। और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन संगठन बनाकर उन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत दिखाया है। अब लड़ाई है मैदान की। नॉन एम्प्लॉय लोग, ऑफशूट विंग के लोग इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। दिल्ली में बाबा साहब 26 अलीपुर रोड में रहते थे। उनका पीए है नानक चंद रत्तू। उन्होंने एक किताब में उनकी याद लिखी है कि एक दिन मैं टाइप कर रहा था, ये किताब है लास्ट फ्यू इयर्स विद डॉक्टर अंबेडकर। मैं टाइप कर रहा था तो बाबा साहब अंबेडकर चेयर पर बैठकर बड़ी मोटी किताब पढ़ रहे थे और मैं मेरी टाइपिंग में व्यस्त था। अचानक कोई पढ़ने की आवाज सुनाई दी तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो जो बाबा साहब अंबेडकर मोटी किताब पढ़ रहे थे वो नीचे गिर पड़ी और उस किताब को उठा भी नहीं रहे। वो चेयर पर बैठकर रोने लगी और उनके आंखों से आंसू देखकर मैं उठ खड़ा हुआ, उनके पास गया और मैं उनके जो दुख देने वाला उनका जो पैर था उसको मालिश करने लगा। और मैं भी रोते हुए कहा कि बाबा साहब आप क्यों रो रहे हो? आप जैसे महापुरुष को तो खुशी से रहना चाहिए। आपने तो 2500 साल की गुलामी को एक जिंदगी में खत्म किया। तो उन्होंने यही कहा, नानक मैं दुख कहता हूं मगर कहने के लिए कोई लायक आदमी नहीं है कि जहां तक मैंने इस कारवा को लाया है ये इसी स्थिति में रहेगा तो भी चलेगा, जो कोई लायक वो आएगा इसको चलाएगा। मगर नालायक लोग अगर रहे तो इस आंदोलन को पीछे लेके जाएंगे, इसका दर्द मुझे होता है। आज वामसेब ने 31 राज्यों में 550 जिलों में 4500 तहसीलों में 2 से 2.5 लाख गांव तक हमारा संगठन बढ़ गया। 6500 जातियों में से 3500 जातियों के प्रतिनिधि इसमें डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ये मामला आगे बढ़ गया है। तो किस लिए आरएसएस के मुख्यालय पर जाना है? संविधान को खत्म किया जा रहा है, इसलिए आरएसएस के मुख्यालय पर जाना है। हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि सबको एक आना चाहिए और एक आने के लिए उनको लगा किसी ना किसी का नाम बोलना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया उदित राज जैसे लोगों को साथ में लेकर आप लोगों को काम करना चाहिए। उदित राज को बीजेपी के लोगों ने सांसद कैसे बनाया? सोशल मीडिया पर डाला है, आज भी है। ब्राह्मणों के पैर छुए, बाद में उनको टिकट दिया। साथियों, जिन लोगों को आप साथ में लेने की बात कर रहे हो, अच्छी बात है, सद्भावना है, मगर सिद्धांत क्या बता रहा है? सिद्धांत क्या बता रहा है? पुनः पैक के दलाल और बड़वे लोग आज भी आपके खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो बातें आ रही है, पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा रहे।
एक बच्चे को मार दिया गया, 131 सांसद लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आदिवासियों को आजादी के 75वें साल में 5 आदिवासियों को सवर्ण ब्राह्मणों ने अपना पेशा पिलाया, फिर भी आदिवासी के एमपी एमएलए आवाज नहीं उठा रहे। एक महिला के ऊपर रेप नहीं हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, और जज महोदय उनको छोड़ रहे हैं, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं वो जाति से ब्राह्मण हैं और सज्जन होने के नाते उनको छोड़ दिया गया है। यानी लोकतंत्र में सज्जनता का प्रमाण अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी जाति और किसी धर्म का हो। साथियों, हम लोगों ने समाज को जोड़ने का रास्ता अपनाया। अब लोधियों को गालियां दे रही है, अब लोधियों को एहसास हो रहा है नहीं नहीं बामसेब के लोग जो लड़ रहे हैं वो सही है। चौधरी विकास पटेल ऑल इंडिया में ओबीसी की जाति जनगणना के लिए भारत बंद कर चुके हैं। तब ओबीसी को एहसास हो रहा है, कोई बोल रहा है। तो साथियों, हमें रोना नहीं है, हमें लड़ना है, हताश नहीं होना है, हमें संगठित रूप से ब्राह्मणों से मुकाबला करना है। शासक जमात बनना बच्चों का खेल थोड़ी है, आपको वर्तमान की समझ चाहिए। ईवीएम है, ब्राह्मणों के हाथ में ईवीएम है, ईवीएम के जरिए से उन्होंने देश की सत्ता व्यवस्था पर कब्जा किया है। आप जिन लोगों को साथ में लेने की बात कर रहे हो वो लोग ईवीएम के खिलाफ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। वामन मेश्राम नॉन पॉलिटिकल आदमी, वामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केस डाला कि ईवीएम में गड़बड़ी है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हो, और इसके लिए आपने पेपर ट्रेल जो मशीन लगाई है इसकी लगाते क्यों नहीं हो, केस डाली। और 2017 में वामन मेश्राम जीत कर आए। 2019 में बीजेपी चुनकर नहीं आ सकती थी, मगर कांग्रेस के लोगों ने, मनोज सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और उसमें डिमांड किया कि मिलान करने की डिमांड किया, और 50% डिमांड कर रहे थे। यानी 50% घोटाला करो, 50% काउंटिंग करो। सुप्रीम कोर्ट ने 1% मिलान करने का फैसला दिया। वामन मेश्राम की केस थी रिकाउंटिंग किया जाए। तो इस देश में जिसको लड़ना चाहिए वो दुश्मन से समझौता किए हुए है। तो समाज के अंदर जागृति करके संगठित रूप से लड़ने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। 6 अक्टूबर के बाद इस देश की स्थिति परिस्थिति बदलेगी, हमारा यकीन और विश्वास है। और दिल्ली में आज मुझे चौधरी विकास पटेल जी कह रहे थे कि हम लोग ही संसद घेरने की तैयारी करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बात को अगर भारत बंद करने के बावजूद भी वो मानते नहीं है तो दिल्ली में भी हम करेंगे। तो मैंने कहा आप तो दूसरे राज्य में जाने के लिए आ रहे हो, आप बामसेब के अधिवेशन में आओ। इधर दिल्ली प्रदेश के लोगों को वार्ड वार्ड में अपसुड विंग का जाल फैलाने का काम करना होगा। अंततः लड़ाई नागपुर के बाद दिल्ली है, ऑल इंडिया की राजधानी दिल्ली है। जब काशी बनाएंगे तब मामला अलग है। आज तो राजधानी दिल्ली है। वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो हम जिंदा है, अभी हम उनसे लड़ेंगे और संविधान को बदलने नहीं देंगे। वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, इस संविधान को बचाने के लिए जी जान दांव पर लगाएंगे। यही आज के दिल्ली प्रदेश के अधिवेशन के मौके पर यही कहते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। और आप लोगों ने मेहनत करके दुश्मनों के अफवाहों को भी हवा में उड़ाकर इस प्रदेश के अधिवेशन को आप लोगों ने सफल किया। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। जय मूल निवासी। धन्यवाद प्रोफेसर विलास खरा। आपने अपना कीमती समय निकालकर आज दिल्ली अधिवेशन के कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस कार्यक्रम के लिए
इसकी घोषणा और इसका धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे माननीय बिमल कांत जी। बिमल कांत जी आए और इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करें। माननीय बिमल कांत। सभी साथियों को मेरा जय मूल्यवासी। जैसा कि आज दिल्ली प्रदेश के 24वें राज्य अधिवेशन इस गांधी पीस फाउंडेशन में चल रहा था, इस कार्यक्रम के आयोजन में दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 2 महीने से हम लगातार इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए हैं और काफ़ी लोगों से हमने संपर्क किया, काफ़ी लोगों ने हमें बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स भी दिया और इसके लिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और विशेष रूप से जो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी लोग भी आए हुए हैं और उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम में समय निकाल कर आए। और दूर दराज से भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के लगे हुए क्षेत्र, दिल्ली प्रदेश की सीमाओं से लगे हुए क्षेत्र गाज़ियाबाद लोनी से भी काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं। उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो इस आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में उन लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो है आज के मंच संचालक के रूप में मान्यवर नारायण सिंह जी, उन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का जो है मंच संचालन उनके द्वारा किया गया। और हमारे कैमरा संचालक चरणजीत सिंह जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो दिल्ली प्रदेश के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनकी लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं, बाकायदा केवल प्रोग्राम की लाइव रिकॉर्डिंग के बाद में भी उस रिकॉर्डिंग को बड़े ध्यान से उसे बड़ा समेट कर रखते हैं ताकि वो भविष्य में हमारा एक सबूत के रूप में काम कर सकें। मान्यवर चरणजीत सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और कार्यक्रम आयोजन में मान्यवर अर्जुन भगत जी, मान्यवर हेम सिंह और मान्यवर रमाकांत जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे आज के जो है बहुत जो है वक्तागणों में भी आज इस मंच पर उपस्थित रहे, उसमें मैं मान्यवर उद्घाटक के रूप में मान्यवर राजपाल बोस जी का और विशेष अतिथि के रूप में प्रोफेसर एस बरवाल जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता हैं, और मान्यवर प्रोफेसर SK सागर जी, मान्यवर धर्मपाल जी और मान्यवर किशन स्वरूप जी, मान्यवर आनंद भारती जी और मोहम्मद आबिद जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सभी वक्तागणों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और विशेष रूप से आज के जो इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी विकास पटेल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रभारी मान्यवर परवेंद्र प्रताप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर विलास खराज जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर मंच में यो सभा में उपस्थित समस्त श्रोतागणों का भी धन्यवाद करता हूं। और इसी बात से आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।